जी, तो हमने पीछे चैप्टर 2 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट किया था और उसमें पहले अर्ली एग्ज़ाम्पल्स ऑफ मैनेजमेंट की थी। अर्ली एग्ज़ाम्पल्स में इजिप्ट की एग्ज़ाम्पल थी, जिसके अंदर जो पिरामिड्स थे, वो उसको कंसीडर किया था कि उस वक़्त ये जो पिरामिड्स बनाए गए थे एग्ज़ैक्टली हर साइड से सेम थे और शेप वाइज़ चारों तरफ से, हर साइड से इन पिरामिड्स को देखें तो सेम नज़र आते थे। तो उस वक़्त तो कोई पढ़ा-लिखा इतना नहीं था, ना किसी के पास डिग्रीज़ थीं, तो उन्होंने इसको कैसे मैनेज किया होगा किसी ने, कोई तो होगा जो जिसने इसको मैनेज किया था और इतने परफेक्ट पिरामिड्स बनाए कि आज तक दुनिया में मशहूर हैं। उसके बाद सेकंड हमने एग्ज़ाम्पल अभी ये सारी हम एग्ज़ाम्पल्स ले रहे हैं, देख रहे हैं मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में कि मैनेजमेंट कब से स्टार्ट हुई, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कब से स्टार्ट हुआ और इसकी हिस्ट्री है। फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी, वो भी बहुत बड़ी जो है वॉल है और उसमें उसको जब बनाया गया तो उसमें हंड्रेड ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ वर्कर्स लगे और इतना उस पे टाइम भी लगा और वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसको मैनेज किया गया, बनाया गया। तो उस वक़्त भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसका डिग्रीज़ का कि लोगों के पास डिग्रीज़ थी तो तब वो मैनेज करते थे, ऐसा नहीं था। तब भी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था, लोगों ने कोई तो ऐसा बंदा था मैनेजर जब मैनेज करने वाला, जिसने इन सबको मैनेज किया और ये वॉल बनवाई। उसके बाद हमने देखा था वेट फ्लोटिंग वारशिप समी लाइन्स, वेनेटिशंस की एग्ज़ाम्पल थी। वेनेटिशन क्या है? वेनेटिशन एक सिटी है जो समंदर के ऊपर बनी थी और पूरी की पूरी जो है एक अ, डिसिप्लिन बनी थी और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से उसको मैनेज किया गया। तो तब भी कोई मैनेजर था जिसने मैनेज किया, इस सारे को प्लान किया, ऑर्गेनाइज़ किया, कंट्रोल किया और फिर लीड किया और इस टाइप की सिटी बनी, जिसे वेनेटिशियन सिटी कहते हैं। तो ये क्या है? फ्लोटिंग वारशिप असेंबली लाइन्स हैं कि ये जो है, जो पानी के ऊपर है, ये सिटी बनी थी। तो मैनेजमेंट की जो हिस्ट्री है, वो हमने देखा कि उसके अंदर अर्ली एग्ज़ाम्पल्स में कौन-कौन सी थी? इजिप्ट की थी एग्ज़ाम्पल, जिसमें पिरामिड्स बने, फिर चाइना जो थी उसकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और वेनेटिशियन सिटी है। तो इन सारी एग्ज़ाम्पल्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पुराने दौर में भी इसकी ज़रूरत पड़ी है। लेकिन ये एक अलग बात है कि तब डिग्रीज़ नहीं थी, तब कोई इंजीनियर्स नहीं थे, आर्किटेक्ट नहीं थे, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन मैनेज तब भी हो रहा था और बहुत अच्छा हो रहा था। उसके बाद हमने एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा था कि इसने एक बुक पब्लिश की थी वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से, जिसमें इसने कहा था कि लेबर की डिवीज़न कर दो, उसके जॉब स्पेशलाइज़ेशन के हिसाब से। जो जिस काम में अच्छा है उसको वो काम दे दो। इसने डिवीज़न ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट दिया था कि जो जिस काम में अच्छा है उसको वही काम दिया जाए, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो वर्कर्स की बेहतर हो जाएगी, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी और वेस्टेज मिनिमम होगा। इससे क्या होगा? इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। जब जॉब स्पेशलाइज्ड लोग होंगे, हर जो भी जिससे जो भी काम करवाना है वो उस काम में माहिर होगा, तो काम एक तो जल्दी हो जाएगा और एक अच्छा होगा। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का। तो काम जो होगा वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होगा। अब एक बंदा स्पेशलाइज नहीं है उस काम में, तो आप उसको वो जॉब दे दो तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जबकि अगर दूसरी तरफ एक स्पेशलाइज बंदा है, लेट्स सपोज अकाउंटिंग का बंदा है,
उसे अगर आप अकाउंट्स की फील्ड दो तो वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको कोई और फील्ड दे दो अकाउंट्स के अलावा। जैसा कि मेडिकल की कोई फील्ड दे दो, तो मेडिकल का बंदा अकाउंट्स को नहीं इतने अच्छे से मेंटेन कर पाएगा और अकाउंट्स का बंदा मेडिकल फील्ड को इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो जो जिस फील्ड में अच्छा है उसको वो फील्ड अगर दे दी जाए, वो काम दे दिया जाए। अगर कोई पेंटिंग में अच्छा है, अगर गाड़ी की एग्जांपल है, तो उसको पेंटिंग का काम दिया जाए। अगर कोई इंजन की मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा है, तो उसको इंजन का काम दे दिया जाए। अगर कोई मार्केटिंग में अच्छा है, तो उसको मार्केटिंग वाली फील्ड दे दी जाए। तो जो बंदा जिस फील्ड में अच्छा है, उसको वो फील्ड दी जाए, तो वो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, काम हो जाएगा कम वक्त में और अच्छे से हो जाएगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, वेस्टेज मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1750 टू 1850। इंग्लैंड के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और फिर पूरी दुनिया में फैला। एक ये क्या रेवोल्यूशन था, इसके अंदर ये कहा गया था कि जो मशीनरी है वो उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए फॉर ह्यूमन लेबर, कि इंसानों की जगह मशीनरी को इस्तेमाल किया जाए। अब इससे क्या होगा, जब मशीनरी आ गई तो क्या होगा, काम में बेहतरी आ जाएगी और काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मशीनरी को जो इनपुट दी जाती है वो एग्जैक्टली वही आउटपुट देता है, जबकि इंसान जो है वो एग्जैक्टली वो आउटपुट नहीं देता और टाइम भी ज़्यादा लगाएगा। तो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आने से क्या हुआ कि मशीनरी जो है उसने इंसानों की जगह लेनी शुरू कर दी। और जैसा कि अभी आप देखते हैं रोबोट्स आ गए हैं। अब जो रेस्टोरेंट्स हैं बाहर यूके में, यूएस में, जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, इंसानों की जगह मशीनरी को यूज़ किया जा रहा है। तो कैफेटेरियाज में, रेस्टोरेंट्स में रोबोट सर्व कर रहे हैं, एज अ वेटर काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी कुछ मैंने वीडियोस देखी थी, तो उसमें जो कैफ़ेज़ हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स उन्होंने ले आए हैं और वो एज अ वेटर काम कर रहे हैं। तो मशीनरी का दौर आ गया। कब? जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया। इससे क्या हुआ, इंसान की जगह मशीनों ने लेना शुरू कर दी और फिर क्या होगा, इंसानों की क्या हो जाएगी, जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंसान की जब मशीनरी काम करेगी तो उसका तो कोई काम नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस कंपनी के अंदर। तो फिर उसको क्या किया जाएगा, फायर किया जाएगा। फायर का मतलब ये नहीं है कि उसको शूट कर दिया जाएगा। हायरिंग एंड फायरिंग का कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हायरिंग का मतलब बंदे को सेट करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना, और फायर का मतलब है उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देना। तो जब मशीनरी आई इंसानों की जगह पे, तो क्या हुआ फिर, इंसानों की जॉब जो है वो खतरे में पड़ गई। उसके बाद हमने थ्योरी पढ़ी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये सारा पीछे जो पढ़ा है ना उसको मैं अभी थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आज का चैप्टर हम आज का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो था इसके बारे में पढ़ा था कि इस थ्योरी में जो था ये था कि वन बेस्ट यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स टू डिफाइन वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन, कि जो भी काम बंदा करता है उस वो उसी काम में माहिर हो। जैसे उसने डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया, तो इसके अंदर ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है इसके अंदर ये क्या है, काम के अंदर साइंस को इस्तेमाल करें, साइंस को लेकर आए, साइंसी तरीके से काम को किया जाए। साइंसी तरीके से जब काम होगा, सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा, तो काम के अंदर आपको सफाई भी नज़र आएगी, बेहतरी भी नज़र आएगी और काम अच्छे से हो जाएगा और वेस्टेज मिनिमम होगा। इसने कहा था साइंस को आप अपने जो काम है उसके अंदर अपने काम को साइंसी तरीके से करें, यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाए टू डिफाइन द वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन, कि जो भी काम करना है उसके लिए एक बेस्ट वे होना चाहिए।
पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द जॉब विथ द करेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट, कि जो जिस फील्ड में बंदा एक्सपर्ट है उसको उस वही फील्ड दी जाए, तो फिर ही आपकी जो है क्या होगा कि काम में बेहतरी आएगी, काम अच्छे से होगा। पुटिंग द राइट पर्सन, अगर कोई अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंट्स की फील्ड है, मार्केटिंग का है तो उसको मार्केटिंग की दी जाए, फाइनेंस का है तो उसको फाइनेंस की दी जाए, मैन्युफैक्चरिंग का है तो मैन्युफैक्चरिंग, पेंटिंग का है तो पेंटिंग की फील्ड दी जाए, जो जिस फील्ड में माहिर है उसको वही फील्ड दी जाए। इंग्लिश वाला तो उसको इंग्लिश की फील्ड दी जाए, उर्दू वाले को उर्दू की दी जाए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि काम अच्छे से होगा, इफेक्टिवली होगा, एफिशिएंटली होगा, जल्दी होगा। और उसने क्या, पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द जॉब विद द करेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट। अब जो राइट पर्सन आपने पुट किया है उसके पास प्रॉपर टूल्स और इक्विपमेंट होने चाहिए। अगर कोई बंदा इंग्लिश का है तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। अगर अकाउंटिंग का बंदा, उसको अकाउंट्स में नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का है, पेंटिंग का है, रिपेयरिंग का है, तो उसको वो काम आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रीशियन है तो उसको इलेक्ट्रीशियन का काम आना चाहिए। पेंटर है तो उसको पेंटिंग करना आना चाहिए। जो जिस काम में अ, बंदा होगा उसको वो काम भी आना चाहिए। पुटिंग द राइट पर्सन द जॉब विद द करेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट। उसके बाद है हैविंग अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ डूइंग द जॉब, कि उसको तरीके पता होना चाहिए काम करने के। फिर इससे नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग एन इकोनॉमिक इंसेंटिव टू द वर्कर। इकोनॉमिक इंसेंटिव क्या है कि अगर एक बंदा, अगर एक फैक्ट्री में 100 बंदे काम कर रहे हैं और उनमें से कोई एक बंदा उनसे बेहतर काम कर रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही जी सर। अच्छा, अच्छा ठीक है। अब प्रोवाइडिंग एन इकोनॉमिक इंसेंटिव टू द वर्कर, इसका मतलब ये है कि अगर एक फैक्ट्री में 100 बंदे काम कर रहे हैं, उनमें से जरूरी नहीं कि सारे बराबर एक जैसे ही काम करें। उन 100 में से कोई एक दो बंदा या 5-10 बंदे उनसे बेहतर काम भी कर सकते हैं और जल्दी काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो काम करें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, जीनियस भी तो लोग होते हैं, एक्सपर्टीज भी तो होती है उनकी काम में। तो जो जितनी जल्दी काम करे और अच्छे तरीके से करें, तो उनको इंसेंटिव देने चाहिए। इंसेंटिव से क्या होता है कि वो मोटिवेट होते हैं, उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है काम करने में, और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और मेहनत करेंगे। तो बोनसेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि उनको जितना वो अच्छा काम करे उनके बोनस दिए जाए। जरूरी नहीं कि इन टर्म्स ऑफ मनी हो, इन टर्म्स ऑफ नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। अब जो इंसेंटिव्स हैं वो मॉनेटरी भी होते हैं, नॉन मॉनेटरी भी होते हैं। मॉनेटरी का मतलब ये है कि उनको बोनस देते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको फाइनेंशियली उनको उनको जो है उनको अप्रिशिएट किया जाए। और नॉन मॉनेटरी क्या है कि उनको सर्टिफिकेट दिए जाए, उनको उनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दिए जाए, उनको इस तरह के काम को उनकी एक्नॉलेज किया जाए, उनको उनकी जो है एडमायरिंग की जाए, उनकी तारीफ की जाए, ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करें। तो ये सारा पुराना काम है जो हमने किया हुआ है। टेलर्स जो है उसने क्या कहा था, ये जो सारी बातें की हैं ये वही चीजें हैं जो, हेलो, ये अपने ना माइक आप बंद कर लें। ये सारा जो लेक्चर है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, तो अभी आप इसको एक दफ़ा से समझ लें। फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपने लिख लेने हैं, हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। कल क्लास होगी तो उसमें आप जितने भी इशूज होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब टेलर जो था, इसने इसके प्रिंसिपल्स कौन से हैं? इसके टोटल 4 प्रिंसिपल हैं। टेलर के 4 प्रिंसिपल हैं। ऊपर जो हमने डिस्कस किए हैं वही इसके प्रिंसिपल हैं। इसने क्या कहा था, डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क।
विच विल रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड, कि हर काम के लिए आपने क्या करना है, साइंस एक तरीकाकार आपने बना लेना है कि हमने जो भी काम करना है प्रॉपर एक तरीके के तहत करना है। एवें जो है ना, पुराने जो तौर तरीके हैं कि मैंने जो काम सीखा है मैंने इसी तरीके से सीखा और इसी तरह से करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि एक साइंस आपने काम की अपनी जो है, एक स्टेप्स जो भी है काम करने के, वो एक उनको प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप काम को करना है कि जो काम पहले होने वाला है उसको पहले करना है, जो बाद में होने वाला है उसको बाद में करना है। एक साइंस डेवलप करनी है काम करने की, और जो पुराने तरीके हैं काम करने के, ओल्ड रूल ऑफ थंब, उनको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, और उसकी जगह पे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक जो तरीके हैं उनको डेवलप करना है। कि इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई बंदा काम करता है, किसी जगह सीख के आता है, और वो किसी पुरानी जगह से उसने कुछ और टेक्निक सीखी होती हैं, नई जगह पे आता है तो उसको उस नई जो भी कंपनी है उसके मुताबिक उसको चलना पड़ता है। तो कुछ कंपनीज क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि जो तुम पुराने काम करते आए हो वो अब उनको तुमने वैसे नहीं लेके चलना, अब हमारे तरीके से उसको काम को करना है। तो ओल्ड रूल ऑफ थंब यानी कि पुराने जो तरीक़ेकार हैं काम करने के, उसको रिप्लेस किया गया साइंस से, कि जो भी काम किया जाएगा प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। कि अगर गाड़ी बनानी है तो सबसे पहले ये प्लान किया जाएगा कि गाड़ी के को बनाने के लिए हमें जो है कौन-कौन सी स्टेजेस से गुज़रना है। तो जो पहले पॉसिबल स्टेज है पहले वो की जाए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर एंड पे उसको जो है बनाया जाए। यानी कि स्टार्टिंग में उसकी गाड़ी को जो बनाना है तो उसमें मैं उसको मटेरियल चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगी, फैक्ट्री चाहिए होगी, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। फिर उसको बनाने वाले अलग होंगे, फिर उसको जब मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसमें इंजन वाले अलग होंगे। ये सारे इनको एक फेज़ वाइज़ इनको किया जाए, तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से गाड़ी बन जाएगी और कम टाइम में बन जाएगी और वेस्टेज का मिनिमम हो जाएगा। तो इसने भी बेसिकली जो साइंस का कॉन्सेप्ट है कि काम को साइंसी तरीके से किया जाए, तो उसको इसने जो है उसकी फ़ेवर की थी, उसको उसकी सपोर्ट में था ये। उसके बाद इसने कहा साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड देन ट्रेन, आपने एक सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को सेलेक्ट करना है। आपने प्रॉपर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड देनी है अखबार के अंदर और उसके अंदर लिखना है कि हमें जी अकाउंटेंट चाहिए या हमें मार्केटिंग का बंदा चाहिए। उस अकाउंटेंट की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जी, मास्टर्स होना चाहिए या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और उसने जो है उसके अंदर ये सारी जॉब स्पेसिफ़िकेशन होनी चाहिए। एक होता है जॉब स्पेसिफ़िकेशन वर्ड और एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में किसी ने पढ़ा है? जॉब स्पेसिफ़िकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि जब आप अखबार के अंदर ऐड देखते हैं कोई जॉब का, कि लोगों को जब हायर किया जाता है तो उसके अंदर लिखा होता है कि ये जो जॉब है, लेट्स सपोज अकाउंटेंट उनको चाहिए, तो वो लिखते हैं कि अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए हमें हमें वो बंदा चाहिए जिसके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए अकाउंटिंग के अंदर, जैसे बीकॉम होना चाहिए, बीबीए होना चाहिए, सीए होना चाहिए, एसीसी होना चाहिए। और उसके बाद वो साथ लिख देते हैं कि उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रेश हो या 1 साल का एक्सपीरियंस हो या 5 साल का एक्सपीरियंस हो। तो ये जॉब की जो है ये स्पेसिफ़िकेशन है कि अगर आपने ये जॉब अकाउंटेंट की लेनी है तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटेंट की पोस्ट पे, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि आप जब सेलेक्ट हो जाएँगे तो आपने हमारी कंपनी के अंदर आके काम क्या करने हैं।
आपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाने हैं, आपने इवैल्यूएट करने हैं। तो ये जो जी, तो इस तरह से जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन, ये दोनों चीज़ें आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखते हैं जब भी कोई जॉब की के लिए हायरिंग होती है। तो कहते हैं साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, प्रॉपर एक तरीका है, प्रॉपर मेथड होना चाहिए सिलेक्ट करने का। देन ट्रेन, फिर जो आपने बंदा सिलेक्ट किया है उसको ट्रेनिंग देनी है। अगर बैंक के अंदर कोई बंदा सिलेक्ट होता है तो वो क्या करते हैं, बैंकिंग की उसको 2-3 माह की ट्रेनिंग देते हैं कि आपने जिस पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट किए हैं उसकी आपको उसको काम सिखाया जाता है। ट्रेन करना है, टीच करना है और फिर वर्कर को डेवलप करना है अपने हिसाब से, आपकी कंपनी के हिसाब से कि आपकी कंपनी के मुताबिक वो काम कर सके। फिर थर्ड इसने कहा था कि हार्टली कोऑपरेट विद द वर्कर्स, कि वर्कर्स के साथ कोऑपरेट करना है हार्टली, दिली तौर पे। अगर कोई बंदा नया है और उसको काम से वो वाकिफ़ नहीं है तो आपने उसके साथ कोऑपरेट करना है, उसको बताना है, उसकी हेल्प करनी है ताकि वो जो आप करवाना चाह रहे हैं वो कर सके। Heartily cooperate with the workers so as to ensure that all work is done in accordance with the principles of science that has been developed। कि अगर एक बंदे को काम का नहीं पता और उसको आपने उसके साथ कोऑपरेट करना है, उसको बताना है, किस लिए बताना है, ताकि जो आपने गोल सेट किए हैं वो अचीव कर सको। डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम को डिवाइड कर लेना है डिफरेंट मराहिल में, स्टेजेस के अंदर। गाड़ी बनानी है तो उसके लिए आपने उसको डिफरेंट स्टेजेस में कन्वर्ट करना है। पहले उसकी जो है इनिशियल फेज़ होगा, फिर मिडल फेज़ होगा, फिर फाइनल फेज़ होगा जिसके अंदर फिनिशिंग वगैरह होती है। इनिशियल में सारी की सारी उसकी जो है असेंबलिंग होगी, उसके यूनिट्स डिफरेंट उसको बनाया जाएगा, उसकी बॉडी बनेगी, उसके पार्ट्स बनेंगे। फिर सेकंड फेज़ में क्या होगा, उसको मज़ीद उसके जो पार्ट्स बनाए हैं उनको कंबाइन किया जाएगा। फाइनल फेज़ में क्या होगा, उसकी फिनिशिंग होगी, उसकी जो खूबसूरती है उसमें उस पे काम किया जाएगा। तो काम को डिवाइड कर देना है, डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। तो काम को डिवाइड कर लेना है ताकि बेहतर तरीके से हो सके। मैनेजमेंट टेक्स ओवर ऑल वर्क फॉर व्हिच इट इज़ बेटर फिटेड देन द वर्कर्स। और मैनेजमेंट को वो काम करना चाहिए जो उसे फिट उसके लिए बेहतर है, फिट है उसके लिए। तो ये हमने पीछे पढ़े थे अभी तक, तो ये सारा पीछे वाला काम था जो मैंने आपको बताया है, गो थ्रू करवाया है। ये हम डिटेल में भी क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो काम है ये है फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ से स्टार्ट होना है। फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ, ये कल रात मैंने शेयर की थी कि ये दोनों जो थे इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे और ये भी बिलीव करते थे साइंटिफिक थ्योरी के ऊपर कि काम जो है वो उसके अंदर साइंस लेकर आनी चाहिए, साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। उसको काम को डिफरेंट उसके अ, उसको डिवाइड कर देना चाहिए कि ये काम में ये बंदा बेस्ट है, ये काम करेगा, और ये बंदा इस काम में बेस्ट है, वो ये करेगा। तो काम को डिवाइड करके जाए अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइज्ड लेबर, कि जो लेबर जिस काम में बेहतर है, जो जिस काम में अच्छा है, उसको वो काम दे दिया जाए। ये उस पर बिलीव करते थे। और इन लोगों ने फिर सर्च की, इन लोगों ने, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ। तो इन लोगों ने सर्च की कि किस तरह से काम को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से जो काम के अंदर जो वेस्टेज होती है चीज़ों की, उसको कैसे कम से कम किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी थ्रू द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज मोशन। वेस्टेज मोशन को कम किया गया कि काम के दौरान लोग क्या करते हैं,
उनकी जो बॉडी मोशन है वो किस टाइप की है। अगर एक मिस्त्री है वो घर बना रहा है तो वो उसकी मोशन के ऊपर उन्होंने स्टॉप वॉच लगा दी, टाइम नोट किया कि अगर उसने एक दीवार बनाई है तो उसने कितना टाइम लगाया है। अब उसकी जो मोशंस थी, जो उसकी बॉडी की जो जो काम करने के तरीके थे, उन सब ने वो सारी ऑब्जर्व की कि पहले वो नीचे गया, उसने क्या किया, सीमेंट उठाया, उसके अंदर डाला, उसके अपने उसके अंदर बर्तन जो उसके होते जिसके अंदर वो डालते हैं कोई टूल के अंदर, तो उसके बाद उसने उसको उठाया, उठा के फिर वो दीवार के पास गया जहाँ वो दीवार बना रहा था, फिर उसने ईंटें उठाई, फिर उसने उसको उसके टूल जो उससे क्या बोलते हैं जिससे वो लगाते हैं दीवार बनाने के लिए, उस उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया। तो उन्होंने टाइम नोट किया, तो उन्होंने जब देखा कि ये सारे के सारे मोशंस अगर कम कर दिए जाएँ, रिड्यूस कर दी जाए, एक काम अगर 18 तरीकों से किया जा रहा है और उसको एक ही तरीके से अगर कर दिया जाए 18 की बजाय, तो क्या होगा, वेस्टेज कम होगी, टाइम भी कम लगेगा और क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी जो है होगी, एफिशिएंसी काम के अंदर आ जाएगी। तो इसने क्या किया, रिडक्शन ऑफ वेस्टेड मोशन, कि जो फजूल की जो मोशंस थी, बॉडी मोशंस काम करते हुए एक बंदा, उसको कम से कम कैसे किया जा सके, इसने इस पे काम किया था ताकि लोग जो है, अब जो सीमेंट उठा के लाया वो उसके लिए एक बंदा रख दिया कि वही उठाएगा और वही उसको देगा और उसका काम सिर्फ और सिर्फ ईंटें लगाना है, तो वो ईंटें लगाएगा वहाँ पे दीवार के ऊपर और बाकी सारी चीज़ें उसको वहीं पे मिलेंगी। तो उससे क्या हुआ कि इमोशंस उसकी कम हो गई और उसने ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया। वही काम जो उसने इसके अंदर वो फिगर्स कोट की थी उन्होंने कि कोई 1000 घंटों में किया, वो मिनिमम आवर्स में चला गया था। तो इसने इन्होंने क्या किया, डेवलप द माइक्रोमीटर माइक्रो क्रोनोमीटर टू टाइम वर्कर मोशंस एंड ऑप्टिमाइज वर्क परफॉर्मेंस। इन्होंने इन्होंने माइक्रो क्रोनोमीटर डेवलप किया। माइक्रो क्रोनोमीटर क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि माइक्रो सेकंड्स तक की जो बॉडी मोशंस हैं उनको रिकॉर्ड करता है। माइक्रो सेकंड का मतलब ये है कि 10⁻⁻6 सेकंड्स तक की रिकॉर्डिंग कर सकता था। इतनी मतलब माइन्यूट लेवल तक भी ये मोशंस को रिकॉर्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट था कि ये टाइम इतने मिनिमम 10⁻6 तक रिकॉर्डिंग करता था कि इतने मोशन जो है इस लेवल तक की रिकॉर्डिंग होगी ताकि एग्जैक्ट फिगर्स जो है वो लिए जा सकेंगे, कितनी लोग जो है काम करते वक्त इधर उधर की जो टाइम ज़ाया करते हैं वो कितना करते हैं। एंड ऑप्टिमाइज वर्क परफॉर्मेंस, फिर जब मोशंस को के ऊपर काम किया गया कि कम से कम जो है मोशंस हों, काम करते जो काम करें सिर्फ वही काम के ऊपर फोकस किया जाए, तो क्या होगा, वर्क परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। उसके बाद है हेनरी गांट। हेनरी गांट भी, इसने भी इसी पे काम किया कि कैसे काम को बेहतर किया जा सकता है, वर्क को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसने काम को डिफरेंट, अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है वीक्स, यहाँ पर लिखा है टास्क, तो ये टाइम पीरियड है जो मेंशन किया हुआ है। ये उसने कहा कि पहले जो वीक में हमने ये काम करना है, टास्क 1, फिर टास्क 2, फिर टास्क 3, फिर टास्क 4, फिर टास्क 5, फिर टास्क 6। अब जो टास्क हैं, जो काम हैं, उनको डिफरेंट उसने टाइम इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया कि पहले क्या करना है, इंटरव्यू करने हैं जी, कब से कब तक लोगों के करने हैं, 23 से लेके 7 अक्टूबर तक इंटरव्यू सेलेक्ट करना है, 23 से 30 सितंबर तक इंटरव्यू करना है और सेट करना है किनको, आर्किटेक्चर फर्म को। फिर उसके बाद होल्ड जो है वीकली प्लानिंग मीटिंग्स एंड आर्किटेक्ट विद आर्किटेक्ट्स, फिर मीटिंग्स करनी है, कब से कब तक करनी है जी,
7 अक्टूबर से लेकर कहाँ तक हैं, 4 नवंबर तक। पहले सेलेक्ट किया, इंटरव्यू किया, सेलेक्ट किया, फिर उनके साथ मीटिंग्स की, फिर उसके बाद ऑब्टेन परमिट्स एंड अप्रूवल फ्रॉम सिटी। फिर नेक्स्ट, अब इस हेनरी ग्रांट ने क्या किया, इसने बेसिकली काम को फर्दर, उसने काम तो इसने वही किया है जो पिछले उन्होंने किया है, जो पीछे जो हमारे पास थ्योरिस्ट थे, कि उन्होंने साइंस काम को डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ सब फेजेस के अंदर, डिवीजन ऑफ वर्क कर दी, डिवीजन ऑफ लेबर कर दी, स्पेशलाइज्ड लेबर लेकर आए। इसने भी उसी पे काम किया, लेकिन इसने अगर इसके अंदर देखें तो टास्क को डिवाइड कर दिया टाइम के अंदर, कि पहला टास्क 1 जो है वो इस टाइम के अंदर अंदर करना है, टास्क 2 इस टाइम के अंदर करना है, टास्क 3 इस टाइम के अंदर करना है। और इस तरह से क्या होगा, जब टास्क डिवाइड हो जाएंगे डिफरेंट फेजेस के अंदर, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म किए जाएंगे, ना कि सारे टास्क एक ही दिन में या एक ही वीक में किए जाए। ऐसा करेंगे तो कोई भी काम सही से नहीं हो पाएगा। तो एक काम एक वक्त में करें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। इसने भी बेसिकली वही कॉन्सेप्ट दिया है। हाउ डू टूडेज मैनेजर्स यूज साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब जो आज के जो मैनेजर्स हैं वो किस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज करते हैं। यूज टाइम एंड मोशन स्टडीज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। वो भी उसी स्टडी को जो पीछे हुई है उसी को फॉलो करते हैं, टाइम एंड मोशन जो स्टडीज हैं उनको यूज करते हैं कि काम को जो है, जो सर मिनिमम। बहुत है, इतना ही आज के लिए। अच्छा, मेन टॉपिक तो अभी हमारा ये है हेनरी फ्योल, तो सब टॉपिक्स थे। चलें ये लास्ट वाला कर लें, इसके बाद हेनरी फ्योल कल करेंगे क्लास में। ठीक है, ये मेजर टॉपिक है हेनरी फ्योल का, ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसको क्लास में कल कर लेंगे। तो अभी ये इसको कर लेते हैं, ये लास्ट है कि आज के जो मैनेजर्स हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। यूज टाइम एंड मोशन स्टडीज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हायर द बेस्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉइज, डिजाइन इंसेंटिव सिस्टम्स बेस्ड ऑन आउटपुट। तो आज के जो मैनेजर्स हैं ये भी टाइम एंड मोशन स्टडीज को यूज़ कर रहे हैं कि मिनिमम मोशन हो और टाइम कम से कम लगे और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो। फिर ये क्या करते हैं कि बेस्ट क्वालिफाइड लोगों को हायर कर रहे हैं, कि जो जिस फील्ड का में माहिर है, अच्छा है, उसको क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं। फिर डिज़ाइन इंसेंटिव सिस्टम बेस्ड ऑन आउटपुट, और फिर उन्होंने इंसेंटिव सिस्टम को डिज़ाइन किया हुआ है कि जो अच्छा काम करेगा उसको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उसके काम के हिसाब से। तो ये बेसिकली आज के जो मैनेजर्स हैं ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के इन चीज़ों को वो फॉलो कर रहे हैं, जिसमें टाइम एंड मोशन स्टडीज़ को फॉलो कर रहे हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, और जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको हायर कर रहे हैं। और फिर